नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। आइए इस अंक में सबसे पहले बात करते हैं परमाणु निशस्त्रीकरण की। हाल ही में भारत ने कहा है कि परमाणु निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को बहुपक्षीय संरचना के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने ये टिप्पणी परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी 26 सितंबर को मनाने के लिए आयोजित बैठक में की थी। भारत ने विश्वास निर्माण के लिए परमाणु शस्त्र संपन्न सभी देशों के बीच एक सार्थक विचार विमर्श का आवेदन किया और एक विखंडनीय सामग्री कटौती संधि यानी फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी FMCT पर तत्काल वार्ता प्रारंभ करने का समर्थन किया। दरअसल FMCT परमाणु हथियारों या अन्य विस्फोटक उपकरणों के लिए भावी विखंडनीय सामग्री के उत्पादन को प्रतिबंधित करने के लिए प्रस्तावित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट में चर्चा हो रही है। भारत ने ये भी उल्लेख किया है कि वो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट को उच्च प्राथमिकता प्रदान करता है और कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट में एक व्यापक परमाणु हथियार अभिसमय पर वार्ता प्रारंभ करने का समर्थन करता है। आपको बता दें कि कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट का गठन 1979 में निशस्त्रीकरण के लिए किया गया था। इसे वर्ष 1978 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम विशेष सत्र के दौरान सदस्य देशों के बीच संपन्न एक समझौते के बाद एक एकल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण वार्ता मंच के रूप में किया गया था। भारत ने परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सार्वभौमिक निरीक्षण योग्य और गैर भेदभावपूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दोहराई। परमाणु प्रसार और परीक्षणों को रोकने और परमाणु निशस्त्रीकरण में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय संधियां लागू की गई हैं, जैसे परमाणु हथियारों और उनसे संबद्ध प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकने, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए परमाणु हथियार अप्रसार संधि। इसके अलावा वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष, जल के भीतर परमाणु हथियारों के परीक्षणों पर प्रतिबंध आरोपित करने वाली संधि को आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि के रूप में जाना जाता है। वहीं व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सभी प्रकार के परमाणु हथियारों के परीक्षण विस्फोटों को निषिद्ध करती है। इसे वर्ष 1996 में हस्ताक्षरित किया गया था, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। परमाणु हथियार निषेध संधि में किसी भी प्रकार की परमाणु हथियार गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंधों का एक व्यापक समुच्चय शामिल है। इसे वर्ष 2017 में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था, परंतु ये संधि अभी तक लागू नहीं हुई है। पिछली बताई गई सभी संधियों में भारत ने केवल PTBT की ही अभिपुष्टि की है। अगली खबर GST से संबंधित है। हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने 42वीं बैठक में कई अनुशंसाएं प्रस्तुत की हैं। GST प्रतिपूर्ति उपकर को वर्ष 2022 के बाद भी जारी रखा जाना चाहिए। दरअसल GST प्रतिपूर्ति उपकर GST कार्यान्वयन के प्रथम 5 वर्षों यानी वर्ष 2017 से वर्ष 2022 में राज्यों को होने वाली किसी भी प्रकार की राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए लक्षित है। 5 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं को वर्ष 2021 से हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर यानी HSN कोड प्रदान करना चाहिए। HSN कोड, जिसे विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा विकसित किया गया है, सीमा शुल्क उद्देश्यों के लिए व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नामकरण कोड है। विशेष रूप से नवीन स्टार्टअप्स द्वारा उपग्रहों के घरेलू प्रक्षेपण को प्रोत्साहित करने के लिए एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा आपूर्तिकृत उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को वस्तु एवं सेवा कर से छूट प्रदान की जानी चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वृद्धि करने और रिटर्न फाइलिंग अनुपालन के दौरान अनुभवों में सुधार करने के लिए रिटर्न फाइल करने की सुविधाओं में बढ़ोतरी करनी चाहिए। आपको बता दें कि GST परिषद संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय है जो GST से संबंधित मुद्दों पर संघ और राज्य सरकार को अनुशंसाएं प्रदान करती है। परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है और इसके अन्य सदस्यों में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री शामिल होते हैं। इनकी अनुशंसाएं बाध्यकारी होती हैं और सभी निर्णय सदस्यों के 75% बहुमत से लिए जाते हैं। अगली खबर विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। कोविड-19 की रोकथाम और उपचार पर भारत दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन के समक्ष कुछ मांगे प्रस्तुत की हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कोविड-19 महामारी को रोकने, उसके उपचार और उसे नियंत्रित करने के प्रयासों को गति देने के लिए WTO के समक्ष कुछ प्रावधानों जो कि बौद्धिक संपदा अधिकारों को विनियमित करते हैं, उनमें छूट प्रदान करने की मांग प्रस्तुत की है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया है कि बौद्धिक संपदा अधिकार कोविड-19 रोगियों के लिए वहनीय चिकित्सा उत्पादों की
की समय पर उपलब्धता के मार्ग में बाधा है और साथ ही औषध उत्पादों के आयात और निर्यात की मौजूदा प्रक्रिया बोझिल और लंबी है। इसके अलावा कई देश बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू यानी ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत उपलब्ध नम्यता का उपयोग करते समय संस्थागत और विधिक बाधाओं का भी सामना कर सकते हैं। ट्रिप्स समझौते में विकासशील एवं अल्प विकसित देशों को ट्रिप्स संगत मानदंडों का इस रीति से उपयोग करने की अनुमति प्रदान करने के लिए कुछ नम्यता प्रदान की गई है, जिससे वे अपनी लोक नीतियों और सामाजिक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकें। जैसे कि अनिवार्य लाइसेंसिंग, एक सरकारी प्राधिकरण को पेटेंट धारक की सहमति के बिना किसी तृतीय पक्ष या सरकारी एजेंसी को पेटेंट किए गए आविष्कार करने की अनुमति प्रदान करने में सक्षम बनाती है। ट्रिप्स समझौता बौद्धिक संपदा की उपलब्धता, परिधि और उपयोग के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करता है। ट्रिप्स समझौते और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा पत्र को विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा वर्ष 2001 में अपनाया गया था, जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि ट्रिप्स समझौता लोक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उपाय करने से सदस्यों को न ही रोकता है और न ही उसे रोकना चाहिए। अगली खबर पर्यावरण से संबंधित है। दिल्ली वन्य प्राणी उद्यान ने वर्ष 2019-20 में 422.76 करोड़ रुपए की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का सृजन किया है। ये डेटा वन्य प्राणी उद्यान द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्यांकन करने के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा संपादित एक अध्ययन का हिस्सा है। अध्ययन से ये पता चला है कि लगभग 77% योगदान चिड़ियाघर की मनोरंजनात्मक और सांस्कृतिक सेवाओं से प्राप्त हुआ है। सेंट्रल जू अथॉरिटी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, जो भारतीय चिड़ियाघरों की कार्यप्रणाली की निगरानी करता है और बाह्य स्थानीय यानी एक्स-2 उपायों के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण रणनीतियों को अनुपूरित करता है। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं मानव जाति के कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान है। पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को 4 भागों में बांटा जाता है, जैसे प्रावधानन सेवाएं यानी प्रोविजनिंग सर्विसेज, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र से प्राप्त उत्पाद जैसे खाद्य पदार्थ, ताजा जल, फाइबर, आनुवांशिक संसाधन और औषधियां शामिल हैं। वहीं पारिस्थितिकी तंत्र की विनियमन सेवाओं के तहत जलवायु विनियमन, प्राकृतिक आपदाओं का नियंत्रण, जल शोधन और परागण आदि शामिल है। इसके अलावा सहायक सेवाओं के तहत पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त गैर भौतिक लाभ जैसे कि पोषक तत्व चक्र का संचालन, मृदा का निर्माण आदि शामिल है। और यदि पारिस्थितिकी तंत्र की सांस्कृतिक सेवाओं की बात की जाए तो इसमें गैर भौतिक लाभ जिन्हें लोग पारिस्थितिक तंत्र से प्राप्त करते हैं, जैसे आध्यात्मिक संवर्धन, बौद्धिक विकास, मनोरंजनात्मक गतिविधियां और सौंदर्यात्मक मूल्य आदि शामिल किए जाते हैं। इससे संबंधित सरकार ने एक और घोषणा की थी, जिसमें कि वह देश भर में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 160 चिड़ियाघरों के उन्नयन और विकास की दिशा में कार्य कर रही है। अगली खबर चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज और पहचान के लिए चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। वर्ष 1970 और 80 के दशक में वायरस की खोज और पहचान के बाद हेपेटाइटिस सी के लिए एक उपचार निर्धारित किया गया। वायरल हेपेटाइटिस 5 ज्ञात हेपेटाइटिस वायरस यानी A, B, C, D और E की वजह से यकृत में सूजन की अवस्था है। ये काफी हद तक निवारणीय है। हेपेटाइटिस A और E एक जल जनित रोग है और प्रकृति में कम गंभीर है, जबकि हेपेटाइटिस के शेष उपभेद रक्त जनित होते हैं और समय पर पता न लगने पर या उपचारित न होने पर प्राणघातक हो सकते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी असुरक्षित यौन व्यवहार, संक्रमित सिरिंज के उपयोग, माता से शिशु में और संक्रमित रक्त आधान के माध्यम से संचारित होते हैं। हेपेटाइटिस के लक्षण उभरने से यकृत संबंधी चिरकालिक समस्या की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस संक्रमण का कोई उपचार नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए टीका उपलब्ध है। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई टीका नहीं है, किंतु संक्रमण को उपचार से ठीक किया जा सकता है। वर्ष 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरे के रूप में हेपेटाइटिस को वर्ष 2030 तक समाप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। भारत सरकार ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस सी का उन्मूलन करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की थी। भारत में 4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से और 60 लाख से 1.2 करोड़ तक लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हैं।
आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रमुख खाद्य ऑर्डरिंग और डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से स्ट्रीट फूड वेंडर्स को जोड़ने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स यानी पथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका को पुनः प्रारंभ करने के लिए वहनीय कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है, जो कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स 10,000 रुपए तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस ऋण का भुगतान 1 वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों में किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स के लाभान्वित होने का लक्ष्य अपेक्षित है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रैक्टरों के लिए उत्सर्जन मानदंडों को स्थगित कर दिया है। अब ट्रैक्टरों के लिए उत्सर्जन मानदंडों का आगामी चरण 1 अक्टूबर 2021 से लागू किया जाएगा। इससे पहले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 में संशोधन को प्रस्तावित किया था। संशोधन में शामिल है कृषि उपकरणों यानी कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर्स और कंबाइन हार्वेस्टर तथा निर्माण उपकरण वाहनों के लिए उत्सर्जन मानदंडों को पृथक करना। भारत स्टेज निर्माण उपकरण वाहन या ट्रैक्टर उत्सर्जन मानदंड टर्म 4 की परिभाषिक शब्दावली में परिवर्तन करना। ये संशोधन अन्य मोटर वाहनों के उत्सर्जन मानदंडों और कृषि उपकरणों, निर्माण उपकरण वाहनों और ऐसे अन्य उपकरणों के लिए उत्सर्जन मानदंडों के बीच भ्रम की स्थिति से बचने के लिए किया गया था। ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान को वैश्विक बायो एसे प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसे THSTI के रूप में जाना जाएगा। THSTI जो कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है, इसको कोएलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस फॉर इनोवेशन द्वारा कोविड-19 के टीकों के केंद्रीकृत मूल्यांकन के लिए प्रयोगशालाओं के वैश्विक नेटवर्क में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसके तहत इस प्रयोगशाला द्वारा विभिन्न वैक्सीन कैंडिडेट्स की प्रतिरोधक प्रतिक्रिया को मापने के लिए प्रोटोकॉल के एक साझा समुच्चय का पालन किया जाएगा। इससे टीके की परीक्षण प्रक्रिया में सामंजस्य स्थापित करने के साथ साथ सबसे प्रभावी टीके के चयन में गति आएगी। कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन भावी महामारियों को रोकने के लिए वैक्सीन विकसित करने के लिए वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई एक वैश्विक साझेदारी पहल है। जैविक मसाले बीज पार्क। प्रथम 2 जैविक बीज पार्क गुजरात में स्थापित किए जाएंगे। इनका उद्देश्य जीरा और सौंफ के बीज के उत्पादन में क्षमता निर्माण एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इन्हें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर से अधिक होगी। स्मार्ट टॉर्पीडो रेंज से परे एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशन के लिए एक टॉर्पीडो सिस्टम है। टॉर्पीडो एक हथियार है जिसमें एक स्वचालित स्वनिर्देशित सिगार के आकार का जल के नीचे का प्रक्षेपास्त्र है, जो एक पारंपरिक या परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। जैंथोमोनस ओरिज़ाई ओरिज़ाई जू संक्रमण। हाल ही में सेंटर फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी क्रियाविधि को अनावृत किया है जिसके द्वारा जू यानी जैंथोमोनस ओरिज़ाई ओरिज़ाई नामक एक जीवाणु धान के पौधे पर परस्पर प्रभाव उत्पन्न कर धान में रोग का कारण बनता है। जू धान में एक गंभीर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग का कारण बनता है। इसके कारण विश्व भर में धान की खेती में अत्यधिक उपज को नुकसान होता है। सेल्यूलोज के साथ धान का उपचार जू द्वारा स्रावित एक कोशिका भित्ति एंजाइम धान प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करता है और धान को जू द्वारा होने वाले बाद के संक्रमण से बचाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कई संगठनों का गठन किया था। उन्होंने वर्ष 1905 में ब्रिटिश भारत में स्वशासन के लिए स्वशासन के कारण को बढ़ावा देने के लिए लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1905 से 10 के बीच लंदन में छात्र निवास के तौर पर इंडिया हाउस की स्थापना की। इसके अलावा राष्ट्रवादी विचारों को प्रचारित करने के लिए एक मासिक पत्रिका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट को भी प्रकाशित किया।
ट्रांस वसा असंतृप्त वसा यानी अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं और ये प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से तरल वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन के संयोजन से उत्पादित की जाती हैं। इसका उपयोग खाद्य उत्पादों में उनकी उपयोग अवधि में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। इसके हानिकारक प्रभावों की वजह से मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग, इंसुलिन प्रतिरोध, बंध्यता आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रांसवसीय अम्लों को कुल ऊर्जा अंतर्ग्रहण के 1% से कम होने की अनुशंसा की है। इसने वर्ष 2023 तक WHO ने वर्ष 2023 तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति में ट्रांस फैटी एसिड्स के पूर्ण उन्मूलन का आह्वान किया है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई ने खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैटी एसिड्स की सीमा को 2% तक सीमित करने और वर्ष 2022 तक खाद्य पदार्थों से ट्रांस वसा को समाप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।